हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। हम लोग कक्षा 10 का जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। और ये हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से आपका अध्याय नंबर 6 है। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर पे। ठीक है ना। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है आज का। ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक होगा पत्ती की बाह्य संरचना। तो हमारी पहला टॉपिक होगा पत्ती की बाह्य संरचना और दूसरा टॉपिक होगा पत्ती की आंतरिक संरचना। तो बारी बारी से इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए चलते हैं हम लोग पहले टॉपिक की तरफ अपने, जो कि क्या है आपका पत्ती की बाह्य संरचना। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं, एक फिगर बनाकर छोड़ दिया है। देखिएगा पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित या निम्न 4 भाग आते हैं। कौन कौन से चारों भाग हैं उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। पर्णाधार, पहला क्या होता है, पर्णाधार लीफ बेस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीफ बेस। क्या होता है भाई साहब, पत्ती तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती है। जो आपकी पत्ती होती है पर्णाधार के द्वारा ही क्या लगी होती है, तने से लगी होती है। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या आपके एक पौधा है, ठीक है ना, सूर्यमुखी का मैंने पौधा लिया है। तो देखिए जहाँ पर पत्ती आपकी क्या है, तने से लगी हुई है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए एरो से निशान बनाया गया है, इसी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, अगला भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्या होता है, दूसरा होता है आपका पर्ण फलक या पर्ण पटल। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना। ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग है। यह भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके मध्य में एक मध्य सिरा यानी कि मिड रिब होती है। ठीक है ना। देखिए जो पत्ती का पूरा हरा वाला भाग होता है, जो चौड़ा वाला भाग होता है, जिसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वही क्या होता है आपका पर्ण फलक होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पूरी संरचना क्या है आपकी, यही पर्ण पटल या पर्ण फलक कहलाती है। ठीक है ना। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक पत्ती है, ये भी देखिए जिसका जितना ये सब क्या है, हरा वाला भाग है, ये क्या है आपका पर्ण फलक है। ठीक है ना। ये क्या है आपकी लेमिना है। और देखिए इसके बीच में एक संरचना है जो शुरुआत से पत्ती के लास्ट तक गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट भाग की तरफ। देखिए तीसरा हमारा भाग होता है पत्ती के बाद संरचना में सिराएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। ठीक है। यह क्या होता है भाई साहब, यह जल आपूर्ति का कार्य करती हैं। मध्य सिरा से निकली हुई शाखाओं को सिरा कहते हैं। ठीक है। देखिए हमने देखा था क्या, मध्य सिरा थी, उसी से कई सारी शाखाएं पतली पतली निकली होती हैं, पत्तियों में पतली पतली संरचना होती है नसों जैसी, उसे हम क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। ठीक है ना, सिराएं कहते हैं। देखिए आपकी क्या होती है, बीच में जो भाग था इसे हम क्या बोल रहे थे, मध्य सिरा बोल रहे थे। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, और भी शाखाएं निकली हुई हैं, कई सारी शाखाएं बीच वाले भाग से निकली हुई हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर भी है, इसमें भी देखिए कई सारी सिराएं हैं, इस वाले पौधे में भी देख लीजिए। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आपकी सिराएं हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग आगे। देखिए हमारा चौथा भाग होता है पर्णवृंत, पेटियोल। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। पत्ती तथा तने के बीच में जो हिस्सा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है ना। पर्णवृंत किसे कहते हैं, जो पत्ती और तने के बीच में जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, कोई प्लांट है, इसका देखिए जो डंठल है, इसी डंठल को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णवृंत बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे पेटियोल कहते हैं। ठीक है। पत्ती का जो डंठल होता है, जो तने से मेन तने से क्या होता है, लगा होता है, वही क्या कहलाता है, आपका पर्णवृंत कहलाता है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हम लोग आगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है क्या भाई साहब, पत्ती की आंतरिक संरचना, इसके बारे में समझ लेते हैं और देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं, पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत मुख्यतः निम्न भाग आते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना, बस फिगर उन्होंने बना दिया है, मैं पहले ही बताया था। पहला क्या होता है आपका ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है। और दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा। और आपका तीसरा होता है रंध्र और द्वार कोशिकाएं, रंध्र और द्वार कोशिकाएं। और चौथी संरचना आपकी होती है हरित लवक। ठीक है। तो पहले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस। ये क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत है। इसमें ऊपर की ओर मोमी क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा होती है।
इसमें हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। देखिएगा जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है इसमें हरित लवक तो पाया ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो आपके रंध्र होते हैं या तो नहीं पाए जाएंगे या तो पाए भी जाएंगे तो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। तो दूसरा हमारा होता है निचली बाह्य त्वचा, लोअर एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, ये आपकी जो होती है निचली बाह्य त्वचा होती है, इसमें यह रंध्र युक्त होती है, यानी कि यह रंध्र युक्त परत होती है, यानी कि इसमें रंध्र पाए जाएंगे, ठीक है ना, साथ साथ हरित लवक भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पत्ती की आंतरिक संरचना भी देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में ये वाला फिगर दिया गया है, ठीक है ना, और इसके बारे में कुछ लिखे नहीं आंतरिक संरचना के बारे में, लेकिन हम लोग फिर भी समझ लेते हैं। देखिएगा हमने देखा था पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमें क्या क्या दिखाई देता है, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। हमने देखा था कि जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, इसमें क्या होते हैं आपके रंध्र नहीं पाए जाएंगे, अगर पाए भी जाएंगे तो बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। और देखिएगा इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोमी क्यूटिकल बोला जाता है, ठीक है। और देखिएगा हमने देखा था निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा में क्या होता है भाई साहब, निचली बाह्य त्वचा जो होती है यह कैसी होती है, रंध्र युक्त होती है, यानी कि इसमें रंध्र पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है आपका रंध्र पाया जा रहा है, यानी कि ये जो छिद्र है यहाँ पर ये वाला, ये क्या है आपका रंध्र है, ठीक है। और ये रंध्रों के चारों तरफ क्या है आपकी द्वार कोशिकाएं हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे अभी। देखिएगा पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत और क्या होता है आपका रंध्र आता है और क्या द्वार कोशिकाएं। देखिए जो छिद्र है ये क्या है आपका रंध्र है और ये क्या है द्वार कोशिकाएं हैं, ठीक है। रंध्र का काम क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, गैस का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन में भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। और देखिए जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, रंध्रों के चारों तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। और देखिएगा यहीं पर क्या होते हैं आपके हरित लवक भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाए जाएंगे, हरित लवक भी पाए जाते हैं। और हरित लवक क्या करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। देखिए हरित लवक में ही क्या आपके होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, ठीक। देखिएगा अगली हमारी संरचना होती है पत्ती के आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है भाई साहब, रंध्र और द्वार कोशिकाएं, ठीक है ना। तो रंध्र और द्वार कोशिकाएं, तो इन लोगों के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं रंध्र क्या होते हैं। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे स्टोमेटा बोल देते हैं। देखिएगा पादपों की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। जो पादप की पत्तियां होती हैं और उसके जो कोमल भाग होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए रंध्रों को आप ऐसे नॉर्मली देख नहीं सकते आंख से। देख लेते हैं द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे गार्ड सेल। तो भाई साहब इसमें देख लेते हैं, रंध्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीज के समान दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिनसे रंध्र घिरे रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ या चारों ओर सहायक कोशिकाएं सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। देखिएगा जो रंध्रों को घेरे रहती हैं कोशिकाएं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। और द्वार कोशिकाओं को जो घेरे रहती हैं कोशिकाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग फिगर के माध्यम से भी इसे समझ लेंगे, ठीक है ना, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ और बातें हैं उसे भी हम लोग पहले देख लेते हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी बाहरी भित्ति पतली एवं अंदर की भित्ति मोटी होती है। एक बात इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी बाहरी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है और अंदर की भित्ति मोटी होती है, ठीक है ना। तो चलिए इसे एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिएगा रंध्र कुछ इसी तरीके से दिखाई देते हैं, जो रंध्र की संरचना होती है ऐसे ही दिखाई देती है। देखिएगा हमने देखा था कि रंध्र क्या होते हैं, जो पत्तियों में, जो पादप की पत्तियों और उसके और अन्य कोमल भागों में क्या पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जो छिद्र पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए रंध्रों के चारों तरफ क्या होती हैं आपकी द्वार कोशिकाएं होती है। देखिए ये क्या है आपकी, ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, रंध्र को घेरे रहती हैं, ठीक है ना। इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ जो कोशिकाएं पाएंगे, ये जो हरी हरी वाली कोशिकाएं हैं, ये सब ठीक है ना। ये सब कोशिका कौन सी कोशिका, ये सब सहायक कोशिका होती हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक। चलिए एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये टॉपिक क्या है आपका, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। देखिएगा रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जल
जब अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिएगा, यानी कि जो आपकी रंध्रों के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब वो क्या करती हैं, जल को सोकर फूल जाती हैं तो आपका रंध्र का जो छिद्र होता है, रंध्र का छिद्र जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है ना। और जब वही सिकुड़ जाएंगी, जब उनके अंदर का जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएंगी, छिद्र बंद हो जाएगा। देखिएगा, ऐसे फिगर यहाँ पर बना है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, जो क्या है आपकी द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें जब जल अंदर जाएगा तो क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, और फूलने से क्या होता है, आपका छिद्र खुल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाएगा, तो सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है आपका रंध्रों की उपयोगिता देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा, ये क्या होता है भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं है, कभी कभार पूछ लेता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जो आपके रंध्र होते हैं किसमें सहायक होते हैं, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प के रूप में जल की हानि ही क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पादपों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए, दूसरा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप और श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिएगा, चौथी हमारी संरचना होती है पत्ती के आंतरिक संरचना के अंतर्गत हरित लवक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिएगा, यह हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिएगा, जो हरित लवक होता है ना, जिसे पादप के जितने भी हरे भाग होते हैं वहां पर क्या होता है, आपका हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका, यानी कि जो आपका हरित लवक होता है, इसकी प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक के अंदर ही पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है या बदल देता है, ठीक है ना। देखिए, जो आपका हरित लवक होता है ना, हरित लवक होता है पादपों में जो पाया जाता है, उसी के हरित लवक के अंतर्गत ही आपका क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करेगा भाई साहब, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर क्या करेगा, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेगा, ठीक है ना। देखिएगा, अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पत्ती की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है, हरित लवक वहां पर पाया जाता है, ठीक है। और ये हरित लवक किसमें मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है।